हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास में तुम्हारा स्वागत करता हूं। और जिस तरह से हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे, उसके कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है इंटेग्रल ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो बहुत कम क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है, और वो क्या है, देखो न्यूमरेटर तो सेम है cos x माइनस साइन x। डिनोमिनेटर क्या बन गया, 1 को मैं लिखूंगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस, और साइन 2x को लिखूंगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर आ जाएगा dx। देखो 1 को लिखा मैंने cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन ए कॉस ए, यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया स्टूडेंट्स कि न्यूमरेटर में x है एंगल, लेकिन डिनोमिनेटर में 2x है। तो इसका मतलब साफ है कि हमें इस साइन 2x को x में बदलना था। वो मैंने बदल दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लेकिन यहां पर 1 जो था, हमें उसको भी कुछ इस तरह का बदलना पड़ेगा जिस तरह से कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए मैंने 1 को लिख दिया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे लिखा? तुम्हें वो आइडेंटिटी तो याद ही होगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही किया है। यहां से हमें फायदा क्या होने वाला है, देखो cos x माइनस साइन एक्स तो डिनोमिनेटर में है ही। ये क्या बन गया, देखो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। तो cos x प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो यहां पर ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको आगे क्या किया जाए? तो स्टूडेंट्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि cos x प्लस साइन एक्स का जो इंटेग्रल है, जो डेरिवेटिव है, वो क्या बनेगा, देखो यहां से cos x बनेगा और इसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव। तो हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम लिखते हैं पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू z। तो डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या आया, मैं इस साइन एक्स का इंटेग्रल डेरिवेटिव पहले लिख रहा हूं, cos x, और cos x का डेरिवेटिव साइन x, cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dz। तो देखो ये तो पूरा का पूरा dz बन गया। तो हमारा इंटेग्रल क्या बना, देखो हमारा इंटेग्रल बन गया i इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ dz अपॉन z स्क्वायर, यानी कि z की पावर -2 dz। तो z की पावर -2 का इंटेग्रल क्या होगा, z की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये तो -1 है तो माइनस की टर्म हो जाएगी, और z की पावर -1 यानी माइनस की पावर का मतलब होता है z अपॉन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो -1 अपॉन z की वैल्यू पुट कर दी, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इंटेग्रल ऑफ tan क्यूब 2x सीकेंट 2x dx। तो tan क्यूब, अब हम tan को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास होना चाहिए था सीकेंट स्क्वायर, जबकि सीकेंट है। तो अगर हम ऐसा करें कि tan की एक पावर को सीकेंट के साथ लगा दें तो देखें क्या बने। हमने tan स्क्वायर 2x कर दिया इसको, और सीकेंट 2x के साथ tan 2x की एक पावर जोड़ दी। अब ये बन गया सीकेंट x tan x या सीकेंट 2x tan 2x। तो सीकेंट थीटा tan थीटा किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंट का।
तो क्या हम tan स्क्वायर को सीकेंट की फॉर्म में शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 सीकेंट 2x tan 2x dx। तो अब हम अगर सीकेंट 2x को z पुट कर दें तो इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, देखो, तो पुट कर देते हैं। पुट सीकेंट 2x इज इक्वल टू z, तो डिफ्रेंशिएट किया हमने, क्या बनेगा? 2 सीकेंट 2x tan 2x dx इज इक्वल टू dz, यानी कि सीकेंट 2x tan 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dz। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? z स्क्वायर माइनस 1 और ये सारा 1/2 dz। तो इंटेग्रल बन गया 1/2 dz वाला, मैं पहले ही लिख रहा हूँ, इंटेग्रल z स्क्वायर माइनस 1 dz। तो इसका इंटेग्रल बहुत आसान है, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट z³ माइनस z प्लस c। तो z की वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम, और आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/6 2 इंटू 3। अब z कितना था? z था हमारा सीकेंट 2x, तो सीकेंट क्यूब 2x माइनस 1/2 सीकेंट 2x प्लस c। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, I इज इक्वल टू 10⁴x dx। तो इसको मैं क्या करूँगा? tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इस tan स्क्वायर x को मैं लिख लेता हूँ सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और ब्रैकेट को खोल देता हूँ। तो हमारे पास हमें दिखाई देगा tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। मैंने इतना सब कुछ क्यों किया? देखो, अब तुम्हें क्लियर हो रहा होगा कि इंटेग्रल tan स्क्वायर x का अलग हो गया, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर जो इंटेग्रल बन गया उसमें सीकेंट स्क्वायर आ रहा है जो कि tan का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास tan का स्क्वायर भी है, तो इसके दो इंटेग्रल बना लेते हैं। tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटेग्रल, इस tan स्क्वायर को मैं फिर से लिख रहा हूँ सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये बन गया इंटेग्रल tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटेग्रल सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस इंटेग्रल dx, क्योंकि ये 1 है, 1 अलग से मल्टीप्लाई में dx के साथ लिखने का कोई मतलब नहीं, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखो स्टूडेंट्स, ये तो tan x बन जाएगा, ये x बन जाएगा। इसका क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, हम tan x को पुट कर देते हैं z, सिर्फ पहले इंटेग्रल के लिए, बाकी दो इंटेग्रल तो सॉल्व हो ही जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, या फिर इक्वेशन नंबर 1 बनाने से पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस tan x प्लस c। तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। हम अब I1 मान लेते हैं tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x dx इंटेग्रल को। ऐसा इसलिए करना पड़ा स्टूडेंट्स कि जब हम tan x को z पुट करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म में हम यहाँ पे z और यहाँ पे tan इनवर्स z पुट हमें करना पड़ जाएगा। उसकी क्या ज़रूरत है? सॉल्व तो एक्चुअली हमें इसको ही करना है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखो स्टूडेंट्स कि पूरे का पूरा एक्सप्रेशन या तो x में होगा या z में होगा या y या t, जो भी तुम पुट करते हो, मिक्स नहीं करना है,
कि आधा तुम z में चलाओ या t में चलाओ और आधा x में चलाओ, ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए हमको इस इंटेग्रल को अलग से लेना पड़ा सॉल्व करने के लिए। तो पुट tan x इज इक्वल टू z, तो इसका डेरिवेटिव किया, सीकेंड स्क्वायर x dx क्या बन गया dz। तो देयरफॉर I1 की क्या वैल्यू आ गई, इंटेग्रल z स्क्वायर dz। देखो ये तो dz है, इतना पार्ट dz है, ये z का स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3 z क्यूब प्लस c। अब यहाँ भी c था, तो यहाँ पे हम ये I1 है तो c1 कर देते हैं इसको, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो अलग हो सकता है। तो हमारे पास I1 की क्या वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x, 1/3 tan क्यूब x प्लस c1। तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे पुट दिस इन 1। तो I की क्या वैल्यू आ गई, सबसे पहले तो ये जो इंटेग्रल है इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 1/3 tan क्यूब x प्लस c1 हम बाद में लिख देंगे, माइनस tan x प्लस x प्लस c। क्यों c क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ c पहले ही था, c प्लस c1 को हम c मान सकते हैं। ज़्यादा बात है कि ये दो सिंबल हमने यूज़ कर लिए तो c डैश कर दो। असल में कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही आएगा, तो ये क्योंकि हम सोचते हैं कि डिफरेंट कांस्टेंट आएगा तो c डैश कर दिया, या c2 जैसे भी रिप्रेजेंट करना चाहो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इंटेग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, देखो ऊपर दो टर्म्स हैं, नीचे एक टर्म है, एक बात, और दूसरी बात कि न्यूमरेटर भी साइन और कॉस में है और डिनोमिनेटर भी साइन और कॉस में है। तो इन दोनों बातों से हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि हमें इंडिविजुअल डिवाइडिंग कर देनी चाहिए। इंडिविजुअल डिवाइडिंग का मतलब है साइन क्यूब एक्स के नीचे अलग कर देते हैं डिनोमिनेटर और कॉस क्यूब एक्स के नीचे अलग। तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब देखो साइन स्क्वायर एक्स पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक पावर बची, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पे एक पावर बची। तो क्या बन जाएगा, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, नीचे दो कॉस एक्स हैं मल्टीप्लाई में, तो एक कॉस एक्स जो नीचे मल्टीप्लाई में है उसको हम लिख रहे हैं सीकेंट एक्स, और दूसरे को हम साइन एक्स के नीचे लगाएंगे तो बन जाएगा टेन एक्स। ये इंटेग्रल अलग कर दिया मैंने, प्लस इंटेग्रल यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही है, दो साइन एक्स हैं हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई में, तो एक साइन को तो मैंने लिख दिया कोसीकेंट एक्स और एक को मैंने कॉस की पावर 1 थी, कॉस के नीचे लगा दिया साइन, तो कॉट एक्स dx। अब इन दोनों का ही इंटेग्रल हमें पता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटेग्रल होता है सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटेग्रल होता है माइनस कोसीकेंट एक्स प्लस सी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये सारे देख लो स्टूडेंट्स, कोई खास लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के अगर तुम अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे, 1 2 3 बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इजीली तुम ये पूरा का पूरा चैप्टर मास्टर कर सकते हो। और ये चैप्टर है भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट। तो एक्चुअली इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड अगले दो चैप्टर हैं, तो अगर तुम्हें ये चैप्टर अच्छी तरह समझ नहीं आएगा तो अगले दो चैप्टर भी तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें भी साफ तौर पे हमें दिखाई दे रहा है कि हमने क्या करना है, इंडिविजुअल डिवाइडिंग करनी है। तो cos 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस cos 2x का क्या किया जाए? cos 2x को हमें cos स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो हम ऐसा कर देते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बना देते हैं इसको अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और प्लस ये क्या बन गया 2 tan स्क्वायर एक्स। तो अब हम यहाँ पे भी फिर इंडिविजुअल डिवाइडिंग करेंगे, तो 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है स्टूडेंट्स। 2 क्योंकि कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अलग किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अलग किया, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर को हमने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इस सारे का dx इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, देखो यहाँ पे आ गया 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2 dx। 2 से 2 कैंसल, एक ही टर्म बचेगी यहाँ पर, और वो एक टर्म क्या होगी देखो, इंटेग्रल ऑफ, देखो 2 सीकेंड स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर यानी कि सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, यही बचा बस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम सब जानते हैं tan x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की ब्यूटी ये है कि किसी भी क्वेश्चन को हम कितने ही ढंग से कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें अपरेंटली दिखाई दे रहा है कि हम इसको और कितने ढंग से कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक और ढंग से करके दिखाता हूँ। हमारे पास cos 2x है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस cos 2x को मैं लिखूं अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इस 2 साइन स्क्वायर एक्स से वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और वो हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूं, ये एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। तो अल्टरनेटिव एक और कौन सा है हमारे पास, कि हम cos 2x को लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बन गया cos स्क्वायर एक्स, ये cos 2x की वैल्यू, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो है ही हमारे पास, होल अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। तो ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, जिसको हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। तो एक्चुअली हमारे पास बचा तो यही था सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो आंसर आ गया tan x प्लस सी। तो इस तरह भी इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, चाहे एक बार फिर देख लो। यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल डिवाइडिंग पहले कर दी थी, तो cos 2x था, यहाँ पे x था, तो यहाँ पे भी x लगाने के लिए मैंने cos 2x का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पे तो x था और स्क्वायर स्क्वायर था, तो ये tan बन गया। यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगाने के बाद फिर मैंने इंडिविजुअल डिवाइडिंग की, तो ये थोड़ा सा लेंथी बन गया क्वेश्चन, जबकि आंसर सेम ही है। और इस तरह से अगर हम cos 2x का फॉर्मूला पहले लगा दें और ये वाला फॉर्मूला लगाएं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब ये जो हमारे पास है 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, इसको हम ऐसा करते हैं न्यूमरेटर में ही लिख लेते हैं। साइन कितना हो जाएगा कोसिकेंट एक्स, और ये बन जाएगा सीकेंट क्यूब एक्स dx। सीकेंट क्यूब का तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हाँ अगर हम इसको इस तरह लिख लें कोसिकेंट एक्स
सीकेंट एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि याद रखो स्टूडेंट्स कि सीकेंट स्क्वायर एक्स आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये tan एक्स का डेरिवेटिव है। तो ये तो डेरिवेटिव हो गया, ये dz बन सकता है, लेकिन किसका? अगर हम z को tan x पुट करें तो क्या यहाँ पे tan x किसी तरीके से हम बना सकते हैं? देखें, साइन कॉस में चेंज करके देखते हैं इसको। तो ये तो ऐसे बन रहा है, देखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो ये चीज़ बन गई। सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल, कोसीकेंट साइन का रेसिप्रोकल। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें इसके नीचे यहाँ पे कॉस एक्स चाहिए, साइन अपॉन कॉस चाहिए ना। तो साइन अपॉन कॉस कैसे आएगा? अगर हम सीकेंट स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तब ऐसा होगा। देखो, सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने क्या किया? सीकेंट स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब तुम कहोगे सर आप तो ये सारा कुछ शायद याद करके बैठे हो, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स बात यह है कि अगर तुम अच्छी प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चंस सॉल्व करने की तो अपने आप आइडियाज़ आएंगे। वो आइडियाज़ कैसे आते हैं? देखो, तुमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर सॉल्व किया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का आइडिया है वो तुम्हें प्रैक्टिस से ही तो पता चलता है ना कि कौन से दो नंबर चूज करोगे। तो इसी तरह से ये आइडियाज़ भी अपने आप ही आते हैं जब प्रैक्टिस एडिक्वेट हो जाती है। तो तुम्हें एडिक्वेट प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 2-3 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ना सिर्फ एक्सरसाइज के बल्कि जो सॉल्व एग्जांपल्स दी हुई हैं बुक में उनको भी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। वो सॉल्व तो हैं ही, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो वो क्वेश्चंस भी हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलो इसको देखते हैं। अब क्योंकि ये तो dz बना हुआ है, यानी कि सीकेंट स्क्वायर है हमारा डेरिवेटिव, तो इस सीकेंट को हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ गया हमारा? अब देखो, इसको मैं सीधा ही tan x लिखूंगा, लेकिन एक बात समझ लो, ये है साइन x कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। सीकेंट को 1 अपॉन कॉस लिखा जा सकता है ना, तो इस तरह से। तो ये एक कैंसिल हुआ तो साइन अपॉन कॉस tan बन गया, तो ये आ गया tan x, और साथ में ये सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स तो था ही। तो यहां तक तो पहुंच गए हम। अब ये बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि या तो यहाँ tan है या सीकेंट स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर होता है। तो हम पुट कर सकते हैं, देखो, tan x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट किया, पुट tan x इज इक्वल टू z। तो डेरिवेटिव किया तो आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड डी जेड। यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइडिंग कर दी हमने, 1 अपॉन जेड प्लस जेड डी जेड। 1 अपॉन जेड अलग, प्लस लगाया, जेड स्क्वायर अपॉन जेड कितना आएगा? वो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो जेड। तो 1 अपॉन जेड का इंटेग्रल लॉग मॉड जेड प्लस जेड का इंटेग्रल जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो जेड कितना था? tan x। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया लॉग मॉड tan x प्लस 1/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। हाँ, ये है कि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो तुम्हें थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो चलो एक बार फिर समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास था 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। तो अपॉन में कॉस क्यूब है, यानी कि ऊपर सीकेंट स्क्वायर बना सकते हैं हम उसको। तो सीकेंट क्यूब बन रहा था, सीकेंट स्क्वायर अलग कर दिया। अब हमने इसको फिर साइन कॉस में बदलने की कोशिश की तो देखा कि ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, और सीकेंट स्क्वायर जो है
वो हमारा डेरिवेटिव बनना चाहिए, तो हमें tan चाहिए। tan को लाने के लिए हमने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और फिर आगे का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर दिया। तो चलो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर cos 2x जो है उसका एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वो लगा देते हैं। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो यहां पे बन जाएगा cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब एक पावर तो हो गई यहाँ पे कैंसल, तो हमारे पास आ गया cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। ये चीज़ बन गई। अब तुम ध्यान देना स्टूडेंट्स के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर है, cos x प्लस साइन x का डेरिवेटिव करो तो यहाँ पे cos x आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन x। तो जब हमें डायरेक्टली दिखाई दे रहा हो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर है, तो हम इसे आंसर बगैर सब्स्टिट्यूट किए भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये कौन सा रिजल्ट है, देखो अगर हम cos x प्लस साइन x को z पुट करते तो ये dz बनना ही था और साफ तौर पे ही दिखाई दे रहा था। ऐसा नहीं था कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ और बना के सब्स्टिट्यूट करके फिर आगे सॉल्व करना पड़ा, ऐसा नहीं था, ये तो बना बनाया ही पड़ा था। तो इसलिए हमने सीधा ही इसका आंसर लिख दिया। और स्टूडेंट्स यहाँ से हम दो फॉर्मूले और अपने इंटीग्रेशन के डेराइव कर सकते हैं। अब हम इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर इंटीग्रैंड हमारा इस टाइप का है कि डेरिवेटिव ऊपर है और उसका फंक्शन नीचे है dx, तो इसको हम लिखेंगे log mod fx प्लस c, जो कि मैंने यहाँ पे किया। डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन अगर पड़ा हुआ हो तो ये इस्तेमाल करते हैं। और एक और फॉर्मूला है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली। ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंटेग्रल, अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर n है और f डैश x यानी उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है, तो इसका आंसर क्या आता है, उस फंक्शन की पावर n+1 होल अपॉन n+1 प्लस c। तो ये हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं करते, सब्स्टिट्यूशन की जगह सीधा आंसर ही लिखते हैं। तुम ये देखो अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये z बन जाएगा, fx इज इक्वल टू z, तो f डैश x dx क्या बनेगा, dz। तो इंटेग्रल बन जाएगा z पावर n dz और आंसर क्या आएगा, z पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो देखो z क्या है, fx ही तो है, देखो वही चीज लिखी हुई है, कंपेयर कर लो। जब हमें क्लियर दिखाई दे रहा हो कि फंक्शन की पावर n और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में ही पढ़े हैं, तो इंटेग्रेशन में हम डायरेक्टली बगैर इस पार्ट को किए, सब्स्टिट्यूशन का पार्ट हटाकर हम डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं। जैसे ये fx की पावर n है, बिल्कुल इसी तरह हम ये रिजल्ट भी लिखते होते हैं कि डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव। तो एक बार फिर बता देता हूं, ये log mod fx प्लस c आ जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हमने एक्सरसाइज 7.3 पूरी कर ली है।
जो एक दो क्वेश्चन बचे हैं वो आई थिंक तुम खुद इतनी प्रैक्टिस के बाद कर पाओगे। अगले क्लास में हम अगली एक्सरसाइज में चलेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।